अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। हम लोग जो है वो कर रहे थे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करने से मुख्तलिफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी कैसे निकाली जा सकती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से। तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन जो निकलता है एनर्जी का v प्लस 1/2h ओमेगा ऑसिलेशन, ये जूल्स में है। अगर इस एनर्जी को हम सेंटीमीटर इनवर्स या वेव नंबर के यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें एच सी पे डिवाइड करना पड़ेगा। हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी देख चुके हैं कि जूल को वेव नंबर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग एच सी पे डिवाइड करते हैं। यहाँ v जो है उसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 ये v की वैल्यूज जो है वो हो सकती हैं। यानी अगर हम पहले रोटेशनल लेवल की एनर्जी निकालना चाहते हैं v की जगह, यानी 0 की तो 0 पुट करें, फिर 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें। उसके बाद जब हम इसको वेव नंबर में निकाल चुके हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जीरो एनर्जी लेवल की एनर्जी अगर हम लोग निकालना चाहते हैं हम क्या करेंगे, हम v की जगह वहाँ 0 पुट करेंगे। v की जगह 0 पुट करने से जूल में एनर्जी ये निकलती है और वेव नंबर के यूनिट्स में एनर्जी हमारे पास ये निकलती है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट जो है वो हम पॉइंट करेंगे, यहाँ से ड्राइव करेंगे, वो ये है कि हमने देखा था कि रोटेशनल एनर्जी लेवल में जब J इक्वल 0 होता है तो मॉलिक्यूल बिल्कुल रोटेट करता ही नहीं है, लेकिन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में जब V इक्वल 0 होता है तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल जो है वो कुछ ना कुछ रोटेट करेगा। तो सेंटीमीटर इनवर्स में उसकी एनर्जी ये है। और जो मॉलिक्यूल जीरो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में कितनी एनर्जी से वाइब्रेट कर रहा है वो डिपेंड करती है, आपको पता है ओमेगा बार ऑसिलेशन क्या है, वो h ओवर म्यू के इक्वल होता है, सॉरी k ओवर म्यू की। वो डिपेंड करता है कि फोर्स कांस्टेंट क्या है और रिड्यूस्ड मास क्या है, इन बातों पे वो डिपेंड करता है। फोर्स कांस्टेंट और रिड्यूस्ड मास पे वो डिपेंड करता है। उसके बाद ये वो वैल्यूज हैं, जब एनर्जी की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यूज आती हैं, जूल्स में इतनी आती है और सेंटीमीटर इनवर्स में ये आती है। और ये मैकेनिकल और क्लासिकल अप्रोच में फ़र्क है। क्लासिकल अप्रोच में 0 का मतलब मॉलिक्यूल बिल्कुल रोटेट कर ही नहीं रहा, और मैकेनिकल और ये क्वांटम में इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल बेशक v इक्वल टू 0 है, 0 वाइब्रेशनल लेवल में मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ एनर्जी के साथ वाइब्रेट करेगा। उसके बाद जो इसकी ट्रांजिशन है डेल वी इक्वल टू प्लस माइनस 1, मॉलिक्यूल एक वाइब्रेशनल लेवल ऊपर जा सकता है या एक वाइब्रेशनल लेवल जो है वो नीचे आ सकता है। एक से ज़्यादा वाइब्रेशनल लेवल ऊपर या नीचे मॉलिक्यूल नहीं जा सकता। तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ये आप लोगों के पास सिलेक्शन रूल है। अब हम अगर फाइंड करना चाहते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो वी वाइब्रेशनल लेवल से जंप करके V1 में जाता है तो एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, V से V1 में जाता है। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन हमने देखा है पीछे, ये एक्सप्रेशन, इसकी बात हो रही है। इस एक्सप्रेशन में मॉलिक्यूल जो है वो 0 वाइब्रेशनल लेवल से फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल में जाता है तो हम क्या करेंगे, पहले 0 की एनर्जी फाइंड करेंगे। 0 की एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, और फिर 1 की एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1/2। तो हम लोग जो एनर्जी है उसका गैप फाइंड कर सकते हैं कि एनर्जी का गैप क्या है उस एक्सप्रेशन में। तो यानी अगर एक मॉलिक्यूल जो है वो V से जंप करके V प्लस 1 में जाता है तो हम क्या करेंगे, V की जगह V प्लस 1 पुट करेंगे, प्लस 1/2 माइनस V प्लस 1/2। तो ये ओमेगा बार ऑसिलेशन जो एनर्जी का फर्क निकलता है वो ये निकलता है, इतना फर्क निकलता है हमेशा। तो ये हम लोग कर कैसे सकते हैं, ये मैं अगर आप लोगों को बताना चाहूँ तो कैसे बता सकता हूँ। आप लोगों को पता है अभी जो हमने एक्सप्रेशन देखा है वो V प्लस 1/2 है, V प्लस 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, ओमेगा बार ऑसिलेशन ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे आपके पास वेव नंबर है, या इसको एप्सिलॉन से ज़ाहिर किया वेव नंबर। हम देखना चाहते हैं कि एक मॉलिक्यूल 0 से 1 में जाएगा तो एनर्जी का फर्क कितना होगा 0 से 1 में, 0 to 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 1 पुट करें, 1 प्लस 1/2 इनटू ओमेगा बार ऑसिलेशन, ये आ गया। ये आपके पास पहले एनर्जी लेवल की जो है वो एनर्जी है, पहले एनर्जी लेवल की एनर्जी है। तो यहाँ क्या बना 3/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, यहाँ पे बन गया 3/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, यहाँ पे ये बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जीरो एनर्जी लेवल की एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं। इस फार्मूले में V की जगह 0 पुट करें
आपके पास क्या बन गया 1/2 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। अब आप लोग क्या करें, आप लोग डिफरेंस निकाल लें E1 माइनस E0 का, E1 माइनस E0 का डिफरेंस निकाल लें तो क्या बनेगा 3/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन माइनस 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। इसका आंसर जो है वो आप लोगों के पास ओमेगा बार ऑसिलेशन आया है। तो आप कोई सी भी दो कंसेप्टिव एनर्जी लेवल का एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास हमेशा ओमेगा बार ऑसिलेशन आएगा। ये बात ध्यान में रखिए, कोई सी भी दो कंसेप्टिव एनर्जी डिफरेंस निकालें। आप 0 से 1 है, आप 1 से 2 का निकाल दें। मैं यहाँ आपको 1 से 2 का निकाल के देता हूँ कि 1 से 2 में जाएगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले 1 से 2 का निकालना है, तो आप लोग पहले 2 का निकालें, फिर 1 का निकालें, फिर उनका फर्क ले लेंगे। पहले 2 का निकालें, E2 वो निकाल लें, यहाँ वैल्यू पुट करें 2 + 1/2, ये आपके पास बन गया 5/2। क्या बनेगा 5/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, आपके पास ये बनेगा। उसके बाद यहाँ 1 पुट करें और 1 का निकाल लें, 1 पुट करें, 1 + 1/2 3/2 आ गया, बन गया 3/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। आप इन दोनों का फर्क लें 1/2 माइनस 5/2 माइनस 3/2, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे माइनस करके E2 माइनस E1 जो है वो आपके पास फिर ओमेगा बार ऑसिलेशन। कोई सी भी दो एनर्जी लेवल का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो आपके पास हमेशा ओमेगा बार ऑसिलेशन होगा। इसलिए जो हमने अभी निकाला है वो क्या निकाला है कि V से जंप करके V+1 में जाता है, तो पहले V+1 यहाँ पुट करें इस V की जगह पे, V+1 पुट करें, V+1 + 1/2, तो क्या बनेगा V+3/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। और फिर ये V पुट करें, V+1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, V+3/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन माइनस V+1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, उसका फर्क लेंगे ओमेगा बार ऑसिलेशन आएगा। इसका मतलब है कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हैं उनके दरमियान जो एनर्जी के गैप हैं वो सेम होते हैं। अब जरा आप लोग याद करें रोटेशनल एनर्जी लेवल में एनर्जी गैप क्या होते थे रिजिड रोटर के लिए, पहले और दूसरे के दरमियान 0 और पहले के दरमियान गैप होता था 2b का, और फिर गैप होता था 4b का। गैप बढ़ते थे रोटेशनल एनर्जी लेवल में, गैप बढ़ते जा रहे थे, पहले दोनों में 2b, फिर 4b, फिर 6b, फिर 8b। यहाँ पे सारों के दरमियान एनर्जी का गैप जो है वो एक जैसा है, ओमेगा बार ऑसिलेशन पहले दोनों के दरमियान, फिर ओमेगा बार ऑसिलेशन, फिर ओमेगा बार ऑसिलेशन, फिर ओमेगा बार ऑसिलेशन, फिर ओमेगा बार ऑसिलेशन। एनर्जी के गैप सेम है। जितनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल को एक वाइब्रेशनल लेवल से 0 से 1 में जाने के लिए चाहिए, इतनी ही 1 से 2 में जाने के लिए चाहिए, इतनी ही 2 से 3 में जाने के लिए चाहिए। तो एनर्जी गैप जो है वो सेम है। अब मैं सपोज किसी भी मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, उसको सेम एनर्जी चाहिए, तो सेंटीमीटर इनवर्स जो है हम लोग फर्ज किया हम लेना चाहते हैं कि एक मॉलिक्यूल 0 वाइब्रेशनल लेवल से 1 वाइब्रेशनल लेवल में जाता है, उसके लिए जो एनर्जी हमारे हमें चाहिए, आप सपोज फर्ज करें कि सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो इस साइड पे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इनवर्स है, यहाँ 2 सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। हम देखना चाहते हैं 0 से 1 में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। सपोज 0 से 1 में जाने के लिए 3 सेंटीमीटर इनवर्स एनर्जी चाहिए। हमारे पास यहाँ 3 सेंटीमीटर इनवर्स पे 1 2 3 पे एक लाइन आ जाएगी। हम चाहते हैं 1 से 2 में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, फिर 3 सेंटीमीटर इनवर्स एनर्जी चाहिए, एक लाइन और इसी जगह पे आ जाएगी 3 की। फिर हम चाहते हैं 2 से 3 में, तो एक ही जगह पे हमारे पास जो लाइन है वो एक ही जगह पे लाइन आएगी, हमारे पास लाइन एक ही जगह पे आएगी, 3 पे आएगी, और एक लंबी लाइन जो है वो 3 सेंटीमीटर इनवर्स पे एक लाइन आ जाएगी, क्योंकि एनर्जी गैप एक जैसे हैं। हमारे पास इस तरह लाइन आनी चाहिए, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जो है उसमें हमारे पास एक ही इंटेंस लाइन आनी चाहिए एक ही जगह पे, क्योंकि एनर्जी गैप सारे एक जैसे हैं, एनर्जी गैप एक जैसे हैं, इसलिए हमारे पास एक ही लाइन आनी चाहिए। हकीकत में ऐसा होता है या नहीं होता वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन यहाँ तक से डिस्कशन से यही लग रहा है हमें।
ये देखिए आप लोगों के सामने ये निकाला हुआ है कि पहले हमने 0 पुट किया तो 1/2 मेगाबार ऑसिलेशन, फिर 1 पुट किया 3/2 मेगाबार ऑसिलेशन, फिर 2 पुट किया 5/2 मेगाबार ऑसिलेशन। इसमें ये जो है v प्लस 1/2 मेगाबार ऑसिलेशन, इसमें हमने मुख्तलिफ वैल्यूज पुट की हैं v की। पहले हमने v की वैल्यू 0 पुट की है। जब v की वैल्यू 0 पुट की है, 0 प्लस 1/2 मेगाबार ऑसिलेशन, फिर v की वैल्यू 1 पुट करें, 1 प्लस 1/2 3/2 मेगाबार ऑसिलेशन, v की वैल्यू 2 पुट करें, 2 प्लस 1/2 5/2 मेगाबार ऑसिलेशन, 1/2 मेगाबार ऑसिलेशन, 3/2 मेगाबार ऑसिलेशन, 5/2 मेगाबार ऑसिलेशन, 7/2। तो v की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करते जाएं तो आपके पास जो वैल्यूज हैं मेगाबार ऑसिलेशन की वो आती जाएंगी, एनर्जी की वैल्यूज। यहाँ याद रखें एनर्जी हम कहेंगे एनर्जी ही, बेशक ये वेव नंबर है, कहेंगे एनर्जी ही। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ गैप भी एक जैसे हैं, तो लाइन जो है स्पेक्ट्रम की लाइन एक ही जगह पे आएगी। किस जगह पे आएगी? ओमेगा बार ऑसिलेशन। किसी भी मॉलिक्यूल के लिए ओमेगा बार ऑसिलेशन कैसे निकालते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल के लिए ओमेगा बार ऑसिलेशन जो है वो कांस्टेंट होता है और वो डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू है 1/2 पाई सी ओवर के ओवर म्यू। मैं आप लोगों को कुछ मॉलिक्यूल की फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल के दे चुका हूँ पिछले लेक्चर में, और म्यू की वैल्यू भी। वो वैल्यूज वहाँ पुट करें और सी की वैल्यू पुट करें और देखें कि उस मॉलिक्यूल की कहाँ पे लाइन आनी चाहिए। ये सपोज जो भी मॉलिक्यूल मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर दिए हैं जिनमें वहाँ सी डबल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन के लिए रिड्यूस्ड मास की वैल्यू दी हुई थी और फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालना भी हमने सीखी थी। या कार्बोनिल कंपाउंड के लिए मैं आप लोगों को सपोज वो दिखाना चाहता हूँ। मैं कैसे दिखा सकता हूँ आप लोगों को? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम आप लोग उसको कैसे अप्रोच करेंगे। हाँ, सपोज आप लोगों के पास ये है कार्बोनिल कंपाउंड, आप लोगों के पास सपोज है, आप कार्बोनिल कंपाउंड की ओमेगा बार ऑसिलेशन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये निकली हुई है, देखिए यहाँ। बल्कि ये वैल्यूज पुट करें, के की वैल्यू पुट करें, म्यू की वैल्यू पुट करें, ये सी पुट करें, ये तमाम वैल्यूज पुट करने से आप निकाल सकते हैं। ये एनर्जी आती है 1720 सेंटीमीटर इनवर्स पे। एक ही लाइन आनी चाहिए कार्बोनिल की, इसके मुताबिक सी डबल बॉन्ड ओ की जो है 1720 सेंटीमीटर इनवर्स पे एक ही लाइन आनी चाहिए और यहाँ से आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यूज पुट करने से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स आता है। इसके लिए एक ही जगह पे लाइन आनी चाहिए उसकी। यहाँ तो एक ही जगह पे ये लाइन, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए आप लोग ये निकाल सकते हैं। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनर्जी लेवल के दरमियान स्पेसिंग एक जितनी है। हकीकत में ऐसा होता है या नहीं होता वो बाद में देखेंगे, लेकिन अब तक की कैलकुलेशन के मुताबिक, अब तक की डिस्कशन के मुताबिक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जो है उनके दरमियान गैप एक जितने होते हैं और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के स्पेक्ट्रम में एक ही लाइन आनी चाहिए। ओमेगा बार ऑसिलेशन की जगह पे एक ही लाइन आनी चाहिए। और ओमेगा बार ऑसिलेशन अभी मैंने आप लोगों को निकालना सिखाया है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए जब हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करते हैं 1/2 पाई सी के ओवर रिड्यूस्ड मैस, वो आप वहाँ से देख लें। के की वैल्यू 1100 कुछ है और रिड्यूस्ड मैस की वैल्यू भी वहाँ दी गई है। ये वैल्यूज पुट करें, वेलोसिटी ऑफ लाइट पुट करें तो आप लोगों के पास ओमेगा बार ऑसिलेशन जो है उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1720 पे। तो 1720 पे लाइन आनी चाहिए इस कैलकुलेशन के मुताबिक। किसी भी बॉन्ड के लिए 1720 पे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड के लिए हमेशा 1720 सेंटीमीटर इनवर्स पे लाइन आनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए ओमेगा बार ऑसिलेशन की वैल्यू 1720 है। अब हकीकत में ऐसा होता है या नहीं होता वो बाद में देखते हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं, लेकिन एक लाइन उसकी आनी चाहिए। तो अब ये देखें स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेव नंबर को इस तरह याद करते हैं तो ओमेगा बार ऑसिलेशन पे। तो if absorption, for instance, the vibrating molecule absorbs energy only from radiation with which it can coherently interact, and this must be radiation of its own oscillation frequency। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बोनिल कंपाउंड के लिए निकाला है 1720 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब कार्बन, सपोज हमारे पास सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, उस मॉलिक्यूल में और कुछ नहीं है, जब हम रेडिएशन उसके ऊपर डालेंगे तो वो मॉलिक्यूल 1720 सेंटीमीटर
इनवर्स वाली एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। सिर्फ एक एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा और वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। उसके बाद एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है, वो बिल्कुल इसी तरह है। सपोज आप लोगों के पास ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, आप हाइड्रोजन को स्ट्रेच करते हैं, छोड़ते हैं तो एनर्जी से वाइब्रेशन शुरू कर देता है। हाइड्रोजन को और दूर लेके जाएं इक्विलिब्रियम से और छोड़ें तो वो आप लोगों के पास वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा इस तरह। लेकिन याद रखें ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन आप लोग ध्यान में रखें कि आप लोगों के पास एक स्टेज ऐसी आ जाती है किसी बॉन्ड में कि एम्पलीट्यूड बढ़ाते जाएं, एक खास फासले के बाद अगर आप ये इक्विलिब्रियम से हाइड्रोजन को एक फास्ट फासले पे लेके जाते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड टूट जाता है। जितने फासले पे ये बॉन्ड टूट जाता है उसे कहते हैं डिसोसिएशन डिस्टेंस। और जिस एनर्जी पे ये बॉन्ड टूटता है, एनर्जी की, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी शो की गई है, ये एनर्जी है, जिस एनर्जी पे वो बॉन्ड टूटता है उसे कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी, याद रखें। और इस कर्व को कहते हैं पी एम मोर्स कर्व, पी एम मोर्स। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने ऊपर देखी है उसमें तो हमने ये कंसीडर किया था कि बॉन्ड को जितना मर्जी आप लोग स्ट्रेच कर रहे हैं बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं होता। वो तो एक आइडियल केस था। रियल में क्या होता है, बॉन्ड टूटते हैं, एक वाली अब यहाँ पे इसको लेके गए उसके बाद छोड़ेंगे ये बॉन्ड टूट जाएगा, फिर वापस इस हालत में नहीं आएगा। तो ये अब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं, ये हमारे पास एन हार्मोनिक ऑसिलेटर बन गया है। और ग्राफ जो है वो इस शेप में आएगा। ये आप लोगों के पास क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, और ये इनके दरमियान जो है इनकी बॉन्ड लेंथ है, ये इनकी बॉन्ड लेंथ है। जब आप इसको छोड़ेंगे ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, इधर यहाँ से ला के छोड़े वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस यहाँ से ला के छोड़े वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। जब वाइब्रेट करना शुरू कर देगा तो ये हम इसको कहेंगे ये पी एम मोरिस कर्व जो है वो इस तरह है। जितने फासले पे ये बॉन्ड ब्रेक होता है उसे डिसोसिएशन डिस्टेंस कहते हैं, और इस एनर्जी को कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। हमारे पास आती है उसको डिसोसिएशन एनर्जी हम लोग बोलते हैं। ये आप लोगों के सामने वो ग्राफ दिखाया गया है। आइडियल कंडीशन में तो ये इस तरह होना चाहिए था, ऐसे, लेकिन हकीकत में ये ग्राफ ऐसे होता है, यहाँ पे ये टूटना शुरू कर देता है, इसको हम कहते हैं डिसोसिएशन डिस्टेंस, और जिस पे ये एनर्जी पे टूटता है डिसोसिएशन एनर्जी उसको हम बोलते हैं। ये है डिसोसिएशन एनर्जी से हाफ एनर्जी है 0.5 डिसोसिएशन एनर्जी, और फिर ये 0 है, उस हिसाब से इसको हमने तरतीब दिया है। ये तो है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जैसे आप लोगों को याद है हम लोगों ने पहले रिजिड रोटर पढ़ा था, फिर नॉन रिजिड रोटर पढ़ा था। इसी तरह रिजिड रोटर का एनर्जी का एक्सप्रेशन और था, नॉन रिजिड रोटर का एनर्जी एक्सप्रेशन और था। इसी तरह हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी एक्सप्रेशन हमने पढ़ लिया है। अब हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी एक्सप्रेशन जो है वो देखेंगे। सबसे पहले ये तो पी एम मॉरिस कर्व है जिसमें आप लोगों के पास डी ई क्यू डिसोसिएशन एनर्जी है, ए जो है वो कांस्टेंट है कोई, और आर ई क्यू माइनस आर, आर ई क्यू है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है, और आर हमारे पास जो है ये है जिस डिस्टेंस तक हमने इक्विलिब्रियम से उसको हटा के लेके गए हैं। तो पी एम मॉरिस ने ये इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन दिया था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत करके अगर एक ग्राफ ड्रा कर लें, कोई हाइपोथेटिकल आर और आर की, आर ई क्यू और आर की हाइपोथेटिकल वैल्यू आप लें, ये वैल्यू लें, जब आप ये वैल्यू लेके ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ आप लोगों के पास इस तरह का आएगा। याद रखें ये पी एम मॉरिस जो है उसने ये ग्राफ दिया था कि एनर्जी इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, एनर्जी इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, और यहाँ फिर आर की किसी खास वैल्यू के लिए जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो ये पी एम मॉरिस का। हाँ, तो ये वो एक्सप्रेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए उसने दिया था। उसमें पहला फैक्टर सेम है, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए था। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, बाकी यही है, और यहाँ एक्स ही है, वहाँ ऑसिलेशन की जगह ई पुट कर दिया है। इसे कहते हैं ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी वेव नंबर की फॉर्म में, ई इसको कहा है। और एक्स ई जो है ये एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है 0.01 तक हो सकती है। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करने से एनर्जी का ये जो फार्मूला है ये हमारे पास आता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करने से एनर्जी का ये एक्सप्रेशन हमारे पास आता है जो आप लोग देख रहे हैं।
ये पहला हिस्सा तो सेम है, दूसरे हिस्से में क्या किया है, माइनस वी प्लस 1/2 स्क्वायर ओमेगा बार ई एक्स ई आ गया हमारे पास। इसको इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। इसका ओमेगा बार ऑसिलेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है वो भी हम देख लेंगे। ओमेगा बार ई का ओमेगा बार ऑसिलेशन जो पीछे हम यूज कर रहे थे उसके साथ क्या रिलेशनशिप है वो हम देख लेंगे। यहाँ नई चीज क्या क्या आई है, ओमेगा बार ऑसिलेशन की जब ओमेगा बार ई आ गया है और एक्स ई आ गया जिसे एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट कहते थे, इसकी वैल्यू 0.01 हो सकती है। अब यहाँ आप लोग देखें, ये अब यहाँ देखें, यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल है वो डिफरेंट है। वो ये है कि सारी की सारी ट्रांजिशन अलाउड है। 0 से 1 में भी मॉलिक्यूल जा सकता है, 0 से 2 में भी जा सकता है, 0 से 3 में भी जा सकता है। याद रखें, 0 से 1 में भी जा सकता है, 0 से 2 वाइब्रेशनल लेवल में भी जा सकता है, 0 से 3 वाइब्रेशनल लेवल में भी जा सकता है। एक बात तो ये होगी, सिलेक्शन रूल डेल्टा वी प्लस माइनस 1 नहीं। सिलेक्शन रूल डेल्टा वी, पहले सिलेक्शन डेल्टा वी प्लस माइनस 1 था हार्मोनिक ऑसिलेटर में, यहाँ प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है। सिलेक्शन रूल ये हो सकता है प्लस माइनस 3 सो ऑन। प्लस का मतलब है 0 से 1 में जा रहा है, प्लस 1 का मतलब है, प्लस 2 का मतलब है 0 से 2 में जा रहा है, प्लस 3 का मतलब है 0 से 3 में जा रहा है, और माइनस 1 का मतलब है 1 से 0 में आ रहा है, माइनस 2 का मतलब है 2 से 0 में आ रहा है, माइनस 3 का मतलब है 3 से 0 में आ रहा है। प्लस की वैल्यू शो करती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, और माइनस की वैल्यू शो करती हैं एमिशन को शो करती हैं। ये आपके पास नहीं। एक ये इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, ये फ़र्क हो गया, और दूसरा फ़र्क ये हो गया कि हमने जैसे पहले देखा है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो एनर्जी है वो गैप सेम होते हैं, एनर्जी गैप सेम होते हैं। लेकिन हकीकत में क्या होता है मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। हकीकत में ये देखें, इसमें से ये वैल्यू माइनस हो रही है, इसका मतलब है एनर्जी गैप वी की वैल्यू जो बड़ी होती जाएगी एनर्जी गैप कम होते जाएंगे। ये मैं आप लोगों को भी निकाल के भी दिखाऊंगा। तो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर हमें ये बताता है कि एनर्जी गैप में कमी होती जा रही है। अब अगर मैं रोटेशनल की बात करूं, रोटेशनल में क्या था, रोटेशनल में ये था कि एनर्जी गैप बढ़ते जाते हैं, ये रोटेशनल है, एनर्जी गैप बढ़ते जा रहे हैं। रिजिड रोटर के लिए यहाँ 2b है इन दोनों के दरमियान, इन दोनों में 4b डिस्टेंस है, इनमें 6b है, इनमें 8b है, तो एनर्जी गैप बढ़ते जा रहे हैं। जबकि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है इसके लिए याद रखें एनर्जी गैप कम होती जाती है, एनर्जी गैप कम होती जाती है। याद रखें एनर्जी गैप कम होती है। हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी गैप सेम होते हैं, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी गैप कम होते जाते हैं। इसका मतलब ये है। अच्छा, अब यहाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो आपको बतानी है। जो 0 से 1 तक एक मॉलिक्यूल जंप करके जाता है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो ओमेगा बार ई है, और इसे फंडामेंटल वाइब्रेशन बोलते हैं। 0 से 2 तक जंप करके जाए इसको फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं, 0 से 3 जंप करके जाए इसको सेकंड ओवरटोन कहते हैं। याद रखें, और ये ओवरटोन वाली बात मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। अब वक्त आ गया है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जो मैंने आप लोगों को इंफ्रारेड रेडिएशन के लेक्चर दिए हैं उनमें मैंने आपको कहा है कि सी डबल बॉन्ड वो 1720 पे अब्जॉर्ब करता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 800 पे अब्जॉर्ब करता है, ओ एच 3400 पे करता है, एन एच 3000 पे करता है, सी एच 2800 पे करता है। वो जितनी की जितनी भी वैल्यूज हैं वो फंडामेंटल वाइब्रेशन के लिए है। जब मॉलिक्यूल 0 से जंप करके 1 में जाता है, वो फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड ओवरटोन की वैल्यूज नहीं है। वो जो नंबर आप लोग याद रखेंगे, याद करेंगे, वो फंडामेंटल वाइब्रेशन की हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में जब एक बॉन्ड जो है वो 0 से फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल में जाता है, इसको फंडामेंटल वाइब्रेशन कहते हैं। वो सारी की सारी वैल्यूज फंडामेंटल वाइब्रेशन की। और एक केस में हमने अमोनिया के केस में देखा था कि उसमें फर्स्ट ओवरटोन की वैल्यू भी आती है। फिर तो ये फर्स्ट ओवरटोन ऑलमोस्ट जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है उसके डबल होती है। यानी सपोज ओ एच जो है वो 1720 पे अब्जॉर्ब 3600 पे अब्जॉर्ब कर रहा है, तो 7200 सेंटीमीटर इनवर्स पे एक और उसकी जो है स्पेक्ट्रम आना चाहिए। आप लोगों को पता है कि वो इधर करता है 3400 पे,
7200 पे एक और आना चाहिए, उसको फर्स्ट ओवर कौन बोलते हैं, इसके बारे में आगे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। एनर्जी गैप जो है वो कम होते जा रहे हैं, देख लें आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग ये देखना चाहते हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने क्या किया है, वो जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है, आई वांट टू शो यू दैट एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है, इसमें v प्लस 1/2 वो कॉमन ले लें, v प्लस 1/2 कॉमन ले लें। कॉमन लेने से आप लोगों के पास क्या बचता है वो देखिए जरा, कॉमन लेने से आप लोगों के पास ये बचता है। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर में एंड कंपेयर विद द एनर्जी लेवल ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर वी कैन राइट। अब अगर ओमेगा बार ऑसिलेशन जो है, ये जो आप लोगों के पास ओमेगा बार ऑसिलेशन के साथ अगर इसका आप लोग कंपैरिजन करेंगे, आप लोगों के पास क्या बनेगा, एनर्जी लेवल ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आप लोग वो था क्या, आप लोगों के पास हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसकी वैल्यूज आप लोगों को पता है क्या थी, दोबारा देख लेते हैं उसको। हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये ओमेगा बार ऑसिलेशन आ गया वहाँ पे, और यहाँ पे ओमेगा बार ई और ये सारी वैल्यूज आ गई, दोनों को कंपैरिजन किया है ना, दोनों का कंपैरिजन किया है। कैसे किया है मैं आप लोगों को ये यहाँ बता देता हूँ। वहाँ पे एनर्जी की वैल्यू क्या थी हार्मोनिक ऑसिलेटर में, वो एनर्जी की वैल्यू थी v प्लस 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, ये थी वैल्यू। और अब वैल्यू क्या आई है, वो ये आई है। आप दोनों को इक्वल पुट कर दें, हार्मोनिक और एन हार्मोनिक दोनों को इक्वल पुट करें, इक्वल पुट करने लगे, बन गया v प्लस 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, दोनों को इक्वल पुट करें। जब आप लोग दोनों को इक्वल पुट करेंगे, ये आप लोगों के पास v प्लस 1/2 इससे कैंसिल हो गया, ओमेगा बार ऑसिलेशन इज इक्वल टू दिस। ये बाकी जो चीज़ है सारी ओमेगा बार ऑसिलेशन की इक्वल आ गई, इसकी इक्वल आ गई, ये हमने काम किया। अब यहाँ देखें आप लोग, the n-harmonic oscillator behaves like harmonic oscillator but with an oscillation frequency which decreases steadily with increasing। तो यहाँ देखें कब ये दोनों इक्वल होते हैं, ओमेगा बार ऑसिलेशन और ये कब इक्वल होते हैं, वो हम देख लेते हैं। जब आप लोग यहाँ v की वैल्यू -1/2 पुट करें, सॉरी v की वैल्यू हाँ -1/2 पुट करें, v की वैल्यू -1/2 पुट करें आप लोग, यहाँ v की वैल्यू -1/2 पुट किया, -1/2 प्लस 1/2 से कैंसिल हो गया, तो ये जीरो आया, x ई को जीरो से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा बार ई आ गया। तो ये एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि कब ओमेगा बार ऑसिलेशन ओमेगा बार इक्वल होते हैं, जब आप लोग v की वैल्यू जो है व्हेन वी पुट v इज इक्वल टू -1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, और वो इक्वल हो जाते हैं। Omega bar oscillation may be defined as the hypothetical equilibrium oscillation frequency of the system of n harmonic system। तो ग्राउंड स्टेट में आप लोगों को पता है कि जब v इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, v की वैल्यू जब 0 आप लोग पुट करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे v की वैल्यू यहाँ 0 पुट करें इसमें। ओके, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी करेंगे।